नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एंड ऑफ बायोपॉलिटी। रिवाइज सिलेबस, सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा चैप्टर फर्स्ट है और इस एंड ऑफ बायोपॉलिटी के ऊपर अब तक हमारी 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये लास्ट वीडियो है जिसपे हम अफगानिस्तान को लेकर के बात करेंगे। अफगानिस्तान आपका एक नया टॉपिक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में बताया था, लेकिन अब ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आया है, न्यू टॉपिक है। एंड ऑफ बायोपॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अफगानिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान में पॉपुलेशन की बात करेंगे। अफगानिस्तान में पॉपुलेशन, अगर हम अफगानिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर पश्तून लोग रहते हैं। पश्तून, ताजिक, पश्तून लोगों की बात करें तो ये 42% है और ताजिक लोग 27%। देन इसके बाद है हजारा, उज्बेक, हजारा और उज्बेक जो है ये 8% एंड 9%। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे पश्तून लोगों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 42% है, ताजिक लोगों की 27%, हजारा लोगों की 8% और उज्बेक लोगों की 9%। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान यानी कि ये अफगानों का स्थान है, यानी अफगानों का देश माना जाता है, जिन्हें अफगान, हिंदी में हम अफगान बोलते हैं, जो पश्तून लोग कहलाते हैं। हिंदी में पश्तून और अपना ही अफगान लोग हैं। देन अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो पहला ये नॉन फर्टिलाइज एरिया है, यानी कि अफगानिस्तान चारों तरफ से ये ज्यादा उपजाऊ जमीन, ज्यादा उपजाऊ नहीं है। सेकंड, हिंद कुश हिल एरिया, यानी कि यहां चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। डेजर्ट एरिया है, यानी कि चारों तरफ रेगिस्तान है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान जो है वो चारों तरफ से, यानी इसकी जो चारों तरफ से बाउंड्री की बात करें तो ये लैंड बाउंड्रीज कहलाती है, यानी कुल मिलाकर के अभी अफगानिस्तान की बात करिए, पॉपुलेशन बात करिए, पश्तून लोग 42%, ताजिक लोग 27%, हजारा लोग 8%, उज्बेक लोग 9%। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें अफगानिस्तान की तो नॉन फर्टिलाइज्ड एरिया, यानी कि यहाँ की जो भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। दूसरा, हिंद कुश की पहाड़ियां अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। डेजर्ट एरिया, यानी चारों तरफ से रेगिस्तान है, यहाँ पे रेतीला है, मतलब रेत वाला एरिया है। और अगर इसके अफगानिस्तान की चारों तरफ की बात करें तो ये कहीं से भी कोस्टल एरिया, समुद्र से कहीं भी इसका सटा हुआ नहीं है। चारों तरफ से ये क्या है, लैंड बाउंड्रीज, यानी कि जमीन से भूमि, इसकी जो जमीन है वो चारों तरफ किसी ना किसी देश से लगती हुई है, इसके आसपास कहीं समुद्र नहीं है। देन अब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक मैप है, वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें तो ये रहा इंडिया के जस्ट ऊपर पाकिस्तान। 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, और देन पाकिस्तान के ऊपर ही क्या है, अफगानिस्तान है। तो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम साथ में बात करें तो इन दोनों के बीच में, यानी कि अफगानिस्तान यहां है तो इधर क्या है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बीच में जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम बोलते हैं डूरेंट रेखा। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा किसी दो देशों के बीच की बाउंड्रीज को, बीच में जो लाइन होती है, बाउंड्री होती है, उसको कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं डूरेंट रेखा। ऐसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो अब इंडिया और पाकिस्तान, ये यहाँ पे अगर मान लो इंडिया है तो इंडिया और पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ बोलते हैं। और इंडिया है तो अब चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना, मान लो यहाँ अब चाइना आ जाता है
तो इंडिया और चाइना की बोलते हैं मैक मोहन। ये आपको एडिशनल बताया मैंने, क्योंकि अगर हमने मैप देख रहे थे ये वाला, तो हमने मैप में पाया कि यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया के साथ में भी चाइना जुड़ा हुआ है, तो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्रीज को जो कहते हैं वो कहते हैं मैकमोहन रेखा। इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं डुरेंट रेखा। तो हमेशा दो देशों के बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होती है। तो ये पूरा हमने भी देखा कि जो अफगानिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो देख लिया, ज्योग्राफिकल एरिया देख लिया, इनके बीच की जो बाउंड्रीज है वो देख लिया। अब मेन चीज आता है हमारा अगला टॉपिक ही अफगानिस्तान क्या है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान यहाँ से जो है वो एक सेंटर में पड़ता है। मैं आपको यही बताता हूँ, डस्टर दीजिए, थैंक यू। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान एक सेंटर में पड़ रहा है। अब सेंटर की बात करें तो अगर किसी को यहां से आना है तो अफगानिस्तान पड़ेगा, इधर से आना है तो अफगानिस्तान पड़ेगा, इधर से आना है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर से आना तो अफगानिस्तान, मतलब कहीं से भी आए तो भाई सेंट्रल की वजह से, सेंट्रल में आने की वजह से इसे अब सब चाहते थे कि इसको कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल करने का तरीका क्या था? अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन सुपर पावर था उसमें, ब्रिटेन वर्सेस रशिया, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि भाई कौन अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। कंट्रोल इन द सेंस कि भाई कौन यहाँ पे अपनी पसंद की सरकार बना ले, जिससे कि ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसका इधर अपना वर्चस्व कायम हो जाए, हैगमनीज पे यहाँ लागू हो जाए। लेकिन जैसे 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी का दौर आया, तो ब्रिटेन, तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन जो था वो सुपर पावर की रेस से बाहर हो गया था, और यहाँ ब्रिटेन की जगह जो लेनी थी वो ली थी यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर रशिया की जगह ले ली थी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने, राइट। तो ये 20th सेंचुरी का था, और इस पूरे मतलब सबके सब चाहते थे इसको कवर क्या नाम है आपका कंट्रोल करना। तो इस पूरे के पूरे जो गेम प्लान चल रहा था इसको बोला गया था ग्रेट गेम, ग्रेट गेम, द ग्रेट गेम कहते हैं इसे, द ग्रेट गेम, इसको पूरे इसको ग्रेट गेम कहा गया, जो कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन और रशिया के बीच में चल रहा था अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही 20th सेंचुरी में यूएसए और यूएसआर के बीच चल रहा था। आई होप अभी तक जहां तक जो आपको समझाया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हमारा मेन चीज टॉपिक पे आते हैं, चल रहे हैं। के दौर की अगर हम बात करें तो 1960 का जो हमारा दौर था, तो इस 1960 की बात करें तो अफगानिस्तान के जो राजा थे उनका नाम था जाहिर शाह। अफगानिस्तान के जो किंग थे उनका नाम था जाहिर शाह, ये यहाँ के किंग थे। अब 1960 में जाहिर शाह ने कुछ रिफॉर्म करने चाहे, जैसे इन्होंने वुमन राइट्स, महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा का, एजुकेशन का राइट्स होना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए, यानी कि राइट्स नहीं कहेंगे इसे, एजुकेशन ही करते थे। जब एजुकेशन की बात थी तो इन्होंने क्या सुधार कर रहे थे? वुमन एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया था इन्होंने। ये सुधार करनी चाहिए और महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल्स वगैरह खुले तो ये वुमेन्स के लिए इन्होंने काम करने चाहिए। देन इलेक्शन के ऊपर इन्होंने बात की, कहीं ना कहीं जनता को इलेक्शन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जनता को इलेक्शन हो, यानी कि अपनी पसंद की जो लीडर्स है या सेना, अपने पसंद के जो नेता है या सरकार है छोटे स्तर की, उन्हें चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। अगला रिफॉर्म जो था, इन्होंने जो पब्लिक थी, अपनी जो पब्लिक यानी कि अपनी जो जनता थी, उनको इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार भी इन्होंने देने शुरू कर दिए थे। मार्कर दूसरा दे दो। तो पॉलिटिकल राइट्स इन्होंने क्या करे थे? देने शुरू कर दी। तो 1960s की बात करें, 60s बोला है, एस जुड़ जाता है यहाँ पे, एस 60s का मतलब हो गया कि 1960 से लेकर के 1970, यानी
एस छूट गया, 60s बोल दिया या दशक बोल दिया, 1960 का दशक का मतलब हो गया कि उसमें 10 साल यानी 1960 से लेकर 1970 तक के बीच में जाहिर शाह का शासन था। और ये जाहिर शाह जो चाह रहे थे, इन्होंने जो कुछ रिफॉर्म किया अफगानिस्तान में, वो रिफॉर्म था वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स वगैरह इन्होंने ओपन किए। देन इन्होंने इलेक्शंस की बात करी कि भाई जनता को इलेक्शंस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अपनी पसंद की सरकार या अपनी पसंद के लीडर चुनने का अधिकार हो। इन्होंने पब्लिक को पॉलिटिकल राइट्स यानी कि अपनी जनता को पॉलिटिकल राइट्स भी देने शुरू कर दिए। सुधार किए इन्होंने कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं। और लेकिन इस सुधारों को इन्हीं के फैमिली मेंबर्स के, इनके कजन वगैरह को पसंद नहीं आया और फाइनली उन्होंने क्या करा कि इनकी जो सरकार थी उसको पलट दिया। अब ये सरकार कब पलटी, इसको यहाँ आगे कर लेते हैं। यहां तक विजुअल हो रहा है ना, ठीक है। तो सरकार क्या था, 1970s की बात करें तो 1978 में जाहिर शाह के ही फैमिली मेंबर के एक बंदे ने, जिनका नाम था दाऊद खान ने क्या करा कि इसकी जो जाहिर शाह की जो मतलब शासन था, रूल था, इनकी सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को वहां का किंग क्वीन जो भी था इन्होंने वो अपना बना लिया। देन इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म करने चाहे। अब वो रिफॉर्म क्या थे दाऊद खान के लेकिन इसके रिफॉर्म को भी वहां पे चलने नहीं दिया गया। और 1978 की अगर बात करें तो इनकी भी सरकार को मतलब पलट दिया गया। वहां पे जो था सरकार था वो थी पीडीपीए की सरकार बन गई। पीडीपीए की फुल फॉर्म थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। पीपल्स लिख देते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। पीडीपीए की फुल फॉर्म है पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। 1978 में इस पार्टी की सरकार वहां पे अपनी बन गई। और ये जो पार्टी थी ये कम्युनिस्ट पार्टी थी यानी कि साम्यवादी पार्टी थी। अब साम्यवादी पार्टी है और साम्यवादी तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए किन दो लोगों के बीच में होती, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और यूएसएसआर क्या था, कम्युनिस्ट था और यूएसए क्या था, कैपिटलिस्ट था। तो जाहिर सी बात है इनका यहाँ पर झुकाव होना लाजमी बनता ही बनता है। तो पीडीपीए ने भी क्या करता, अब सभी जो आए वो सुधार के लिए आए। 1960s में जो आए जाहिर शाह जो थे रूल किंग थे, उन्होंने भी सुधार करना चाहा वुमेन एजुकेशन पर, इलेक्शन पर, पब्लिक पॉलिटिकल राइट्स उन्होंने दिए पब्लिक को। देन 1978 में इन्हीं के फैमिली मेंबर दाऊद खान ने भी सत्ता पलट दी, तो वहां पे उन्होंने भी सुधार करने चाहिए। देन फिर पीडीपी भी आ गई, पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान आ गई। अब इसने भी सुधार करने चाहे लेकिन सुधारों में एक कमी रह गई थी क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी। और साम्यवादी का मतलब क्या था, ये जाहिर सी बात है मजदूरों के हक की बात करते हैं, मजदूरों के गरीब लोगों के फेवर की बात करते हैं। तो इस पीडीपीए ने सबसे बड़ा काम क्या करा कि जो बड़े बड़े जमींदार, जो लैंड ओनर थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उनकी जमीनों को छीना और जो गरीब लोग थे उन लोगों में वो जमीनें बांट दी। यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे जमीनें छीनी और उन गरीब लोगों को जमीनें दे दी जो कि जिनके पास जमीनें नहीं थी। अब जब जमीनें जिन पे नहीं थी वो गरीब उनको दे दी गई, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं पीडीपी ने सुधार किया, लेकिन वो सुधार भी क्या है, जनता ने इनका विरोध कर दिया पीडीपी का। अब पीडीपी का जो विरोध चालू हुआ था सिर्फ क्या था कि भाई बड़े लोगों से, बड़े जमींदार लोगों से उनकी जमीनें छीनी गई और गरीब लोगों को दे दी गई। अब जनता भी इसके खिलाफ क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई। ऐसे में पीडीपी ने क्या करा, मदद मांगी यूएसएसआर से। अब यहां चलते हैं, इसको रब करते हैं इस पॉइंट पे दूसरे। पीडीपीए ने हेल्प मांगी किससे, यूएसएसआर, क्योंकि पीडीपीए भी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी थी और यूएसआर भी कम्युनिस्ट था, फॉलो करता था इसको। तो इन्होंने क्या करा भाई, इससे हेल्प मांगी कि यूएसआर से भाई हमारे को आप हेल्प करो। यूएसएसआर तो चाहते था अफगानिस्तान को कंट्रोल करना, तो क्या करा 1979 से 89 यूएसएसआर ने
1979 से 89 तक क्या करा, अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप बनाए रखा। अब जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया यूएसएसआर ने, तो इसकी सभी लोगों ने आलोचनाएं करी। इनवाइट किसने किया, पीडीपीए ने इनवाइट किया यूएसएसआर को कि आओ हमारी मदद करो, क्योंकि ये कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट, और इन्होंने हेल्प करने के लिए 1979 में अपनी सेना भेज दी, जो कि 89 तक अफगानिस्तान में रही। अब ऐसे में क्या था, इनकी सबसे बड़ी गलती यूएसआर की यही थी, कहीं ना कहीं सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन में ये कोज भी माना जाता है अफगानिस्तान क्राइसिस वाला। तो क्या था इसमें, अब इनमें तो जैसे अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना पहुंच गई, वहां पे आर्मी पहुंच गई, तो अफगानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारा इंटरनल मामला है, हमारी और सरकार की लड़ाई है, हमारी और सरकार की लड़ाई में, हमारे इंटरनल मैटर में अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का सेना भेजने का क्या मतलब बनता है। तो इसकी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज इसको वहां की पब्लिक ने भी क्रिटिसाइज किया, यूएनओ ने भी क्रिटिसाइज किया। यूएनओ ने भी कहा कि भाई ये तो गलत है, इनका अपना इंटरनल मामला है, वहां की सरकार का पब्लिक का मामला है, यूएसआर ने अपनी सेना क्यों भेज दी। यूएसए, अमेरिका ने भी इसका विरोध किया, और कुछ मुस्लिम कंट्री जो थी उन्होंने भी इसका विरोध किया यूएसआर का, कि भाई ये यूएसआर ने ठीक नहीं करा अपनी सेना वहां भेज करके। तो ये सारा का सारा जो विरोध था उनके लिए रहा। ऐसे में लेकिन फिर भी यूएसआर मान नहीं रहा था, तो फाइनली क्या करा, यूएसए ने, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूं यहां पे, यूएसए ने क्या करा, अफगानिस्तान की पब्लिक यानी कि वहां की जो जनता थी उसको क्या दे दिए, वेपन्स दे दिए। अब वेपन्स, हथियार दे दिए किसके खिलाफ, वो दे दिए यूएसएसआर के खिलाफ, कि भाई तुम यूएसएसआर से लड़ो, हथियार हम देंगे। तो अमेरिका ने हथियार देना शुरू कर दिया, अब लड़ाई लड़ी। लेकिन ये लड़ाई जो लड़ी गई थी, ये ऐसी नहीं थी कि आमने सामने यूएसआर की सेना इधर भी और वहां की पब्लिक के और आपस में भिड़ रहे, नहीं, ये लड़ाई कुछ अलग लड़ाई थी, ये वॉर अलग वॉर था, और इस वॉर को नाम दिया गया गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर होता क्या है, अब इसको समझते हैं। तो अब ऐसे में क्या हुआ, यूएसए और वहां की अफगानिस्तान की पब्लिक यानी वहां की जनता के बीच में एक वॉर चालू हो गया, और इस वॉर को नाम दिया गया गुरिल्ला वॉर। और गुरिल्ला वॉर क्या था, गुरिल्ला वॉर होता है एक तरीके से छुपकर वार करना, यानी कि छुपकर छिप करके कहीं हमला करना। अभी मैंने आपको ज्योग्राफिकल एरिया बताया था अफगानिस्तान का, कि भाई उसका हिंद कुश की पहाड़ियां वहां पर है। अब कहीं मैदानी इलाका होता है तो 4-5 किलोमीटर दूर से आदमी को दिख जाता है कि हाँ कोई आ रहा है, लेकिन जब कोई पहाड़ी इलाका होता है या कोई जंगली इलाका, जंगल वाला इलाका होता है, तो वहां से किसी को पहचान पाना आसान नहीं होता। अब जंगल वाले एरिया की बात करें, मान लो यहाँ से सेना, ये सेना है, ये चलती हुई आ रही है, इस तरफ से सेना चलती हुई आ रही है, और आगे जाकर के ये गड्ढा बना रखा है, यहाँ पर गड्ढा बना रखा और इस पे पत्तों से ढक दिया। सेना आ रही है यहाँ पे कुछ, अब सेना जैसे ही आई, अब क्या हुआ, गड्ढा उनको तो पता ही नहीं, पैर रखा तुरंत गड्ढे के अंदर घुस गए, और ऊपर से कुछ केरोसिन वगैरह डाल करके इनको आग लगा दिया, कुछ पत्थर फेंक दिए, या पहाड़ थे हिंद कुश की पहाड़ियां, ऊपर से कुछ पत्थर फेंक दिया। छुप करके हमला करना, छुप करके नुकसान पहुंचाना, ये गुरिल्ला वॉर की निशानी थी। तो ये गुरिल्ला वॉर जो थे ये अपना रहे थे अफगानिस्तान के लोग, किसके खिलाफ, यूएसएसआर के अगेंस्ट। इसे कहते हैं परिपरी गुरिल्ला वॉर। अब जब गुरिल्ला वॉर चल रही थी, तो ऐसे में गुरिल्ला वॉर पब्लिक के बीच में थी और यूएसएसआर के बीच में थी। इस लड़ाई को लड़ने वाले यानी कि जो अफगानिस्तान के लोग थे, इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग जिहादी कहते हैं, उन्होंने इसको नाम दिया जिहाद का, जिहाद का नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो कहते थे कि भाई अफगानिस्तान को तो अपना खुद का मतलब एक धर्म है, और यूएसआर को तो पता ही नहीं क्या धर्म है, लेकिन अफगानिस्तान का वो कहते हुए धर्म है जिहाद। उन्होंने इस लड़ाई को नाम दिया जिहाद, और इस लड़ाई को लड़ने वाले जो लोग थे वो कहलाए मुजाहिदीन। मुजाहिदीन कहलाए वो लोग जो इसके वॉर को लड़ रहे थे, इसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ, पब्लिक वहां की अफगानिस्तान की, वो मुजाहिदीन कहलाए, राइट। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को, मतलब यूएसएसआर को बहुत नुकसान हो रहा था, उसकी सेना भी मारी जा रही थी, पैसा भी खर्च हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, गुरिल्ला वॉर में उलझा पड़ा था, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा, बेवजह अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, गुरिल्ला वॉर का शिकार हुआ है।
अब ऐसे में क्या था, फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बताया था कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने भी सुधार नीति अपनाई यूएसएसआर में, और इन्होंने सबसे पहला डिसीजन यही लिया कि भाई अफगानिस्तान में बेवजह हमारी सेना फंसी हुई है, पैसा भी खर्च हो रहा है, सरदर्दी बहुत ले रखी है और कुछ फायदा है नहीं, एक काम करो आर्मी को, अपनी सेना को वापस बुला लो। और इन्होंने क्या करा, 24 दिसंबर 1979 यानी कि ये डेट ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर 1989 मिखाइल गोर्बाचेव ने जब प्रेसिडेंट बने 85 में, तो 24 दिसंबर 1989 में इन्होंने क्या कहा भाई वापस बुलाओ अपनी सेना। तो 24 दिसंबर 1989 को अफगानिस्तान से यूएसएसआर की जो सेना थी अब अफगानिस्तान छोड़ के चली गई। बात खत्म, यहां तक तो हमारा ये इसका समझ में आता। अब असली लड़ाई तो अब चालू होने वाली है। अभी तक तो लड़ रहे थे यूएसएसआर से, लेकिन अब ये अपने ही देश में गृह युद्ध करेंगे। वो क्या था इसको समझ लेते हैं, इसको भी एक डायग्राम से समझेंगे। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो अब क्या था, 1996 से लेकर के 2001 तक जो था ये पूरा अफगानिस्तान क्राइसिस बना रहा, 1996 से लेकर के 2001 तक। अब ऐसा क्या था, अब मान लीजिए पूरा का पूरा अफगानिस्तान अगर हम इसको माने, तो अफगानिस्तान के इस वाले हिस्से में तो दो हिस्से थे, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न अलायंस और इसको बोलते हैं साउथर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस और साउथर्न अलायंस, इन दोनों अलायंसों में क्या अंतर था कि भाई नीचे वाले जो अलायंस था इस वाले पे तालिबानियों का कब्जा था नीचे वाले पर, और यहाँ पे जो था मसूद की सरकार थी, अहमद शाह मसूद, पूरा नाम था अहमद शाह मसूद। अब क्या था, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई लड़ने लगी। लेकिन अब इससे पहले तो किसी की सरकार नहीं होगी। अब पीडीपीए की सरकार थी, उस समय जो सरकार थी वो नजीबुल्लाह की सरकार थी, जो किसकी मदद से थी, मतलब इससे पहले थोड़ा सा इससे पहले जो सरकार थी अफगानिस्तान में वो थी नजीबुल्लाह की सरकार थी, जो किसकी मदद से चल रही थी, यूएसएसआर की मदद से चल रही थी। लेकिन जैसे यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जाहिर सी बात है यूएसएसआर में अफगानिस्तान की जो यूएसएसआर की मदद से अफगानिस्तान में जो सरकार बनी हुई थी नजीबुल्लाह की, वो सरकार भी गिर गई, खत्म हो गई। तो जब ये सरकार खत्म हो गई तो देन इनके बाद जो सरकार बनी अफगानिस्तान में नॉर्थर्न अलायंस में, वो बनी अहमद शाह मसूद की। ठीक है, तो अहमद शाह मसूद की सरकार बनी और नीचे वाले साउथर्न अलायंस पे किसका कब्जा था, तालिबानियों का कब्जा था। अब इनमें ही आपस में गृह युद्ध चलता रहा, लड़ाई झगड़े चलते रहे, खूब पत्थरबाजी गोलीबारी में अब चलती रही। ऐसे में जो फिर जब क्या हुआ फाइनली 1996 से 2002 की बात करें, तो ये पूरा का पूरे अगर एरिया की बात करें, अभी तक नॉर्दर्न अलायंस में अहमद शाह मसूद की सरकार थी, यहाँ पे तालिबानियों की सरकार थी। जल्द ही क्या हुआ कि ऊपर वाले हिस्से पर भी तालिबान का ही कब्जा हो गया, तो पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। ऐसे में तालिबान में एक अलकायदा नाम का ग्रुप उभरा, अलकायदा नाम का ग्रुप उभरा, जिसके लीडर थे ओसामा बिन लादेन। ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट था। तो जो अलकायदा था, अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो लीडर था ओसामा बिन लादेन था। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि कभी कोई सरकार किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को कोई मान्यता नहीं देती, लेकिन तालिबान ने, यानी अफगानिस्तान की जो सरकार है, अगर बात करें तालिबान की कब्जा चलता, उसने क्या करा, अलकायदा को अपना समर्थन दे दिया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा नुकसान हुआ। वहां पे खुले आम जो टेररिस्ट कैंप थे वो चलने लगे, और
मतलब खुल के इनके जो कैंप वगैरह चल रहे थे। और इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि 1998 मतलब इस अगर अलकायदा की बात करें तो 1998 और 2001 इन दोनों टाइम पीरियड पे इसने यूएसए अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाया अब ये भी जान लेते हैं। हालांकि ये वही अमेरिका है जिसने इन तालिबानियों को हथियार दिए थे यूएसएसआर से लड़ने के लिए, लेकिन अब जब यूएसएसआर यहां से अपनी सेना लेके चला गया, वहां पे इनका कब्जा हो गया तालिबानियों का, अब इन्होंने वही हथियार अमेरिका के ऊपर चलाने शुरू कर दिए। तो कहते हैं ना कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो फिर वो खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है, तो वही अमेरिका के साथ हुआ। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ही है, वर्ल्ड सुपर पावर है, वो इन छोटे मोटे झटकों से थोड़ी ना डरने वाला है। लेकिन छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े झटके दिए तालिबान के अलकायदा ने, और ओसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप बना, और ये वही आतंकवादी जिसको अमेरिका ने मार गिराया। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ था 1998 में, थोड़ा समझ लीजिए ऐसे लेते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में 1998 और 2001 ये है, थोड़ा सा ऐसे समझाएगा तो मैं आपको। 1998 में क्या था कि ये अलकायदा ने तंजानिया और केन्या में जो यूएसए के जो दूतावास थे यानी एम्बेसी थी उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। इससे अमेरिका को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये तो उसने गलत किया है, ये ठीक नहीं किया। और ऐसे में 1998 में क्लिंटन का दौर था, और क्लिंटन ने क्या करा, सीधे सीधे एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। याद रखिएगा, क्लिंटन के दौर में एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और वो चला था अलकायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ चला था, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चला था। इनका मकसद था कि सब जगह से टेररिस्टों को पकड़ो और इनको खत्म करो। हालांकि अमेरिका ने तालिबान को कहा भी था कि भाई हमें लादेन दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं दोगे कोई बात नहीं, अब तुम्हें पूरे हटाएंगे, अब तुम्हारी पूरी आतंकवादी जो ग्रुप चला रहे हो, तुम टेररिस्ट कैंप चला रहे हो, सब खत्म करेंगे। अब जब ऑपरेशन फाइनाइट चलाया गया तो दुनिया भर में कई सारे टेररिस्टों को पकड़ा गया, उनको जो भी अमेरिका ने करना था वो किया उसका। अब ऐसे में एक और बड़ी घटना इस अलकायदा ने तालिबान ने कर दी, और वो घटना थी 2001 की। इसको समझ लेते हैं क्या थी वो। इसको हम बोलते बेटा 9/11 2001। 9/11 का मतलब हो गया कि ये 11 जो है ये मंथ नहीं माना जाता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, मतलब अमेरिका में मंथ पहले आता है, यानी कि ये मंथ माना जाएगा, ये डे माना जाएगा, ये ईयर माना जाएगा। यानी कि 11 सितंबर 2001 को एक घटना हुई अमेरिका में। अमेरिका के 4 बिजनेस प्लेन जो थे ये क्या करे गए, सऊदी कंट्रीज से जो थे, यानी सऊदी कंट्रियों से 4 प्लेन हाईजैक किए गए, और ये चारों प्लेन हाईजैक करने वाले जो थे वो थे अलकायदा के ग्रुप। अलकायदा ग्रुप था ये पूरा, यानी ओसामा बिन लादेन का ग्रुप था अलकायदा का। और ये चारों बिजनेस प्लेन इन्होंने क्या करे, वहां से हाईजैक किए और सीधा अमेरिका लेके गए। और सीधे जब अमेरिका लेके गए तो इनका मकसद था अमेरिका को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। नुकसान कैसे पहुंचाया इन्होंने, अमेरिका की एक मतलब इकोनॉमिक हब कहते हैं उसे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग थी, नॉर्थ एंड साउथ वाली। तो क्या करा, 4 प्लेन हाईजैक किए थे, उनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 मीनारों से टकराए, जिसकी वजह से अमेरिका को इकोनॉमिक लॉस करना चाहती है। तो 2 प्लेन जो थे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। तीसरा प्लेन जो था वो पेंटागन स्थित डिफेंस एकेडमी, डिफेंस हेडक्वार्टर में से टकराया। तीसरा प्लेन उनका जो था डिफेंस हेडक्वार्टर टकराया। चौथा प्लेन अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस क्या, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्लियामेंट का नाम है, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो चौथा प्लेन अमेरिका की कांग्रेस से, यानी कि वहां की पार्लियामेंट से टकराना था, बट वो पेंसिल्वेनिया की जो फील्ड एरिया है उसमें जाके क्रैश हो गया। तो टोटल ये चारों प्लेन इस तरीके से गए, और इस पूरी घटना को कहा गया 9/11। इसमें हजारों लोग मारे गए, और इसी घटना के बाद अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि अब तालिबान को कोई तरीके से खत्म करना है, ओसामा बिन लादेन को मारना ही मारना है, अलकायदा को खत्म कर देना कोई तरीके से। तो इन्होंने फिर अपना जो भी था करा, और फाइनली अगर हम आज करंट की डेट में बात करें
तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया है, ठीक है। और इस अभी अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टेररिज्म को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट भी है। तो ये पूरी घटना थी हमारी। हमने अफगानिस्तान से शुरू किया, अफगानिस्तान से को पढ़ते पढ़ते हमने रशिया देख लिया, यूएस देख लिया, पूरे अफगानिस्तान की स्टोरी थी ये। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट ग्रुप निकल के आया था, ये पूरा हमने देख लिया। उन्होंने 1998 में उन्होंने अमेरिका के जो एम्बेसीज थी उन पर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया। 9/11 की घटना करी 2001 में, अमेरिका के 4 प्लेन हाईजैक किए। ये पूरा टॉपिक हमारा यहीं तक का था। और 3 पार्ट में ये वीडियो बना है एंड ऑफ बायोपॉलिटिका। तीनों पार्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करके बार-बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव लाइक एंड सब्सक्राइब कराना नहीं है। मेरा मोटिव यह है कि मेरी वीडियो के थ्रू जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये यहाँ वहां तक कैसे करके सब मतलब एक गांव तक जाकर के वीडियो पहुंचे, ताकि बच्चे अपना पढ़ सके, एजुकेशन हासिल कर सके। राइट, तो आपसे बस यही कहेंगे। ये अभी फिलहाल हमारा ये जो चैप्टर फर्स्ट था ये हमारा ओवर हो चुका है। जुड़े रहिए आप स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। हमारी नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अभी जो आएगा, उसका नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।